हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने में लगभग 45 डेज बाकी हैं और 45 डेज से हमें याद आता है इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 43BH। तो ये वीडियो एक रिमाइंडर है सभी बिजनेसेस के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए कि ईयर एंड के पहले 43BH का कंप्लायंस करें और क्यों ये एकदम परफेक्ट टाइम है इस सेक्शन के बारे में बात करने का और इस सेक्शन को कंप्लाई करने का। वैसे तो ये सेक्शन लास्ट 2 साल से एप्लीकेबल है, लेकिन हम एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है। ये सेक्शन सभी बिजनेसेस पे, सारे टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल है और ये सेक्शन बोलता है अगर कोई सप्लायर माइक्रो या स्मॉल कैटेगरी का है एज पर MSMED एक्ट 2006, तो इस केस में उस सप्लायर को पेमेंट करना है 15 डेज में, और अगर पेमेंट एग्रीमेंट हुआ है तो मैक्सिमम 45 डेज में पेमेंट करना है। यहाँ पे ध्यान ये सेक्शन एप्लीकेबल है सिर्फ मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर्स पे। अगर सप्लायर सिर्फ ट्रेडर है, ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होता है। इस सेक्शन को कंप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है अपने सप्लायर से। उस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ईयर वाइज क्लासिफिकेशन रहेगा। आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 का क्लासिफिकेशन देखना है और उस क्लासिफिकेशन में अगर ये माइक्रो या स्मॉल में आपका सप्लायर फॉल करता है और कैटेगरी मैन्युफैक्चर या सर्विस प्रोवाइडर है, इस 43BH एप्लीकेबल होगा और 45 डेज में मैक्सिमम आपको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पेमेंट अगर टाइम पे नहीं हुआ तो इनकम टैक्स का सेक्शन क्या बोलता है। सेक्शन बोलता है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो जितना अमाउंट ड्यू है वो आपके प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा। जो भी बिजनेस इनकम है वो उसमें वो अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपकी बिजनेस इनकम 13 लाख है और 5 लाख का ऐसा अमाउंट है जो आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो 13 लाख में 5 लाख ऐड हो जाएंगे और उस पर आपको एडिशनल टैक्स देना होगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी बिजनेस इनकम है उससे 5 लाख या लेस हो जाएंगे। तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या दिक्कत है। जैसे जब ये सेक्शन आया भी था तो फाइनेंस मिनिस्टर से भी जब पूछा गया ये चीज कि ये प्रोविजन MSME के लिए एक बहुत ही डेंजरस प्रोविजन है, तो उनका यही कहना था कि प्रॉब्लम क्या है कि एक बार ये ऐड हो रहा है, अगले साल में लेस हो रहा है, मतलब टैक्स लायबिलिटी हमने पहले ले ली, उसका हम छूट बाद में दे रहे हैं। लेकिन सभी केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि आपका जो बिजनेस इनकम है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, वो है 11 लाख, उसमें इनकम ऐड हो गई 5 लाख की, तो टोटल इनकम आपकी हो गई 11 + 5 16 लाख। 16 लाख के हिसाब से आपने टैक्स पे कर दिया। तो एक ऐसी चीज कि 11 लाख तक तो आपका टैक्स ही नहीं बन रहा था क्योंकि रिबेट है 12 लाख तक। तो नेक्स्ट ईयर आपकी बिजनेस आपका लेवल लगभग वही रहेगा, तो आपका जो इनकम है बिजनेस इनकम वो आपकी 11 लाख हुई, वहां से आपने 5 लाख माइनस कर दिया, 11 में से 5 माइनस किया तो 6 लाख हुए। 6 लाख पे कोई टैक्स ही नहीं बनता है। ऐसे केसेस में फर्स्ट ईयर में जो आपने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, उसका आपको आगे जाके कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि हो सकता है ऑडिटर के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो वो एक नोट डाल के ऑडिट तो कंप्लीट कर लेगा कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम वेरीफाई नहीं कर सकते एक एक सप्लायर के लिए, तो ठीक है ऑडिट निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका केस स्क्रूटनी में आता है तब आप समझें स्क्रूटनी फेसलेस होती है, और तब अगर ये पॉइंट ऑफिसर ने उठाया, असेसिंग अथॉरिटी ने उठाया, तो आपके पास डिफेंस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारा खेल प्लस माइनस का है। अगर दिख रहा है कि पेमेंट उतने डेज में नहीं हुआ है, कंप्लायंस नहीं है इसमें, तो कुछ डिफेंस में बोलने के लिए नहीं है। इंटरप्रिटेशन का कोई मैटर नहीं है इस केस में, अमाउंट सीधा ऐड होगा। तो इसीलिए कंप्लायंस करना इस सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको कि ये बिल्कुल सही समय क्यों है इस सेक्शन के बारे में बात करने का। देखिए, अगर आपने किसी ऐसे सप्लायर को जिसपे ये सेक्शन लगता है 43BH, अगर उसका 45 डेज में पेमेंट नहीं किया है लेकिन ईयर एंड के पहले आपने पेमेंट कर दिया है, तो कोई भी डिसअलाउंस नहीं होगा, पहली चीज। इसीलिए ईयर एंड का टाइम इस सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज कि एंड का जो पीरियड, आप अगर शुरुआत में कोई सप्लायर से आपके पास बिल आता है तो आप पूरा ईयर आप एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्सेशन है आपके लिए एक तरह का ये कि 45 डेज में नहीं भी किया तो ईयर एंड पे कर देंगे तो भी डिसअलाउंस नहीं होगा। लेकिन जो इनवॉइसेस अब आ रहे हैं फेब एंड में, मार्च में, उनके लिए आपको डेज का काउंटिंग करके रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इनवॉइस 20 फेब को आया है तो उस इनवॉइस के 45 डेज एंड हो रहे हैं 6 अप्रैल को, तो 6 अप्रैल तक ये पेमेंट होना जरूरी है। अगर ये पेमेंट सपोज 6 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल को होता है तो इस इनवॉइस से रिलेटेड अमाउंट बिजनेस इनकम में ऐड हो जाएगा विदाउट एनी फेल। तो इसलिए ये जो साल का एंड होता है फाइनेंशियल ईयर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो भी इनवॉइस आपके पास आएगा वहां पे आपको 45 डेज ही मिलेंगे। और लास्ट में MSME से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि बजट 2025 में MSME का रिक्लासिफिकेशन हुआ था कैटेगरी का, और लिमिट को इन्वेस्टमेंट में 2.5 टाइम्स और टर्नओवर में 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया था।
जो पहले माइक्रो एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी 1 करोड़, वो बढ़ के हो गई है 2.5 करोड़, और टर्नओवर की लिमिट जो थी 5 करोड़ वो हो गई है 10 करोड़। ऐसे ही स्मॉल एंटरप्राइज में 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ के 25 करोड़ हो गई है, और टर्नओवर की लिमिट 50 से बढ़ के 100 हो गई है। मीडियम एंटरप्राइज में ये लिमिट 50 से बढ़ के 125 हो गई है इन्वेस्टमेंट की लिमिट, और टर्नओवर की लिमिट 250 से बढ़ के 500 हो गई है। क्लासिफिकेशन में जो रिवीजन है वो एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ये रिवीजन एप्लीकेबल होगा। ये सिर्फ फिगर्स नहीं है, इस रिवीजन का इम्पैक्ट सेक्शन 43B(H) पे भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटिटी जिसका टर्नओवर 60 करोड़ होता था, वो पहले मीडियम में कैटेगराइज की जाती थी, और मीडियम कैटेगरी पे सेक्शन 43B(H) एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ स्मॉल और माइक्रो पे होता है। और अब नए रिवीजन के बाद अगर किसी एंटिटी का टर्नओवर 60 करोड़ है तो वो मीडियम में नहीं क्लासिफाई होके वो स्मॉल में क्लासिफाई होगी। इसका मतलब आप देखिए कि जो दायरा है वो काफी बढ़ चुका है। 100 करोड़ तक भी अगर टर्नओवर है तो वो स्मॉल में ही फॉल करेगी, और कई एंटिटीज ऐसी है जिसके बारे में हम 43B(H) नहीं देखना पड़ता था, अब से देखना पड़ेगा। ये क्लासिफिकेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन में होता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन किस तरह से क्लासिफाई करता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो डेटा है, ITR फाइल हुए हैं और GST के रिटर्न्स फाइल हुए हैं, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होता है। तो मुझे भी देखना है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन में ये जो रिवीजन है वो उसके हिसाब से क्लासिफाई हुआ है नहीं हुआ है। आप भी देखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्लासिफिकेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन में भी चेंज हो गया है नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे फॉलो करें ट्विटर पे @आभास हालाखंडी।